हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो बाल की खाल की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या था, इन सारी बातों का पहले मतलब समझ लेना, मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं। अगर हमें पेपर डिफिकल्ट लगा है तो उसके पीछे रीजंस हैं। अब वो रीजन तुम्हें आगे बना के भी रखने तो तुम्हारी चॉइस है। मेरा सारी बातों को समझाने का मतलब है कि बी प्रिपेयर्ड। जो हमें नहीं आता है वो डिफिकल्ट होता है और जो हमें आता है वो सिंपल होता है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इस साइड खड़े होना है या उस साइड खड़े होना है। जीवन भर उसी साइड खड़े रहना है क्या कि हमेशा पेपर डिफिकल्ट लगता रहे, या हमें एक ऐसी साइड पे खड़ा होना है ना कि कोई भी सिचुएशन हो और हमें पेपर इजी लगे। वो तुम्हारी विनिंग चॉइस है, लूजिंग चॉइस है, वो तुम जो भी करना चाहो। मेरा सिर्फ इतना बताने का मतलब है कि अगर सही से पढ़ा जाए तो ये सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसका अपना एक तरीका है, आर्टिकल को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, सोचना सीखना है। एक बात के लिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूं और वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फॉर्मूला बेस्ड। कुछ नहीं होने वाला है। इस पेपर ने तो दिखा दिया है ना कि तुम फॉर्मूले रट के जाओगे ना, कुछ नहीं कर पाओ। ठीक है, 5 क्वेश्चन कर लोगे, 10 कर लोगे, ठीक है ना, बस हो गया, और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो उसका सारी बातों का मतलब इतना है कि तुम्हें आगे का एक रास्ता दिखाना है ताकि ऐसी सिचुएशन को भी तुम अच्छे से हैंडल कर पाओ। अब लूजिंग साइड पे रहना है तुम्हारी चॉइस है, विनिंग साइड पे रहना है वो भी टोटली तुम्हारी चॉइस है। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट बोलूंगा ही नहीं, किसी क्वेश्चन को नहीं बोलूंगा। ठीक है ना। हम सोच पाते हैं तो इजी लगते हैं, वही एक क्वेश्चन है, कोई इसको कर लेता है, कोई बोलता है डिफिकल्ट। दूसरा स्टूडेंट होता है कि वो दूसरा क्वेश्चन कर लेता है, अगला वो नहीं कर पाता, बोलता है वो वाला डिफिकल्ट है। इसका मतलब डिफिकल्टी यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है ना, ये हर बंदा एक ही क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोल रहा है। ओके हाँ, एक दो क्वेश्चन अगर होते भी हैं पेपर में कि जो एक्चुअली गड़बड़ होते हैं कि कोई नहीं कर पाता है, बहुत गिने चुने देश भर में 2-4 कर पाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 45 में अगर 43 भी आ गए ना, क्वेश्चन सही हो गए ना, दैट्स ओके। ठीक है ना, बाकी तो आना चाहिए ना, ऐसी सिचुएशन में तो सॉल्व होना चाहिए ना। अब मॉडल फॉर क्वांटाइज मोशन, अब एक्चुअली बोहर मॉडल जैसे मॉडल उसने दे दिया, तो जो कंडीशंस होती है लगानी पड़ती है, जो पूछता है उसका आंसर करना पड़ता है। A model for quantized motion of an electron in uniform magnetic field B state that the flux passing through the orbit of an electron is ns divided by E, where n is an integer। वो बोलता है एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैं मान लेता हूं अंदर की तरफ है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब क्या फर्क पड़ता है यार, बोहर मॉडल में बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर में लगाता है और ये मॉडल बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स में चक्कर लगाता है। तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। अब एक बात मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि जो भी रेडियस होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगा, आर इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी। अब जब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उसके फ्लक्स को ही बोल देता है कि फाई एन इज इक्वल टू ns डिवाइडेड बाई ई। ओके, और फाई को लिखा जा सकता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और जब आर आर मान लेता हूं रेडियस की वैल्यू nth ऑर्बिट में तो rn है, तो मैं इसको एक बात और बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई rn स्क्वायर इज इक्वल टू ns डिवाइडेड बाई ई। एक रिजल्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है, आगे देखते हैं फिलहाल क्या बोलता है। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट विल बी। अब उसने मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछा है और वो भी तब पूछा है जब इलेक्ट्रॉन कौन से रेडियस में मूव कर रहे हैं, जहां पर n की वैल्यू 1। अब n की वैल्यू 1 होगी तो उस समय रेडियस की वैल्यू को मैं r1 बोल देता हूं। तो इस समय जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, उसका हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। तो हाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड, दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, n इक्वल टू 1 पर रिवॉल्व कर रहा है तो पाई r1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बात आती है करंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या, दैट इज ईवी डिवाइडेड बाय 2 पाई। कैसे निकाला, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस का मतलब 2 पाई आर, स्पीड का मतलब v। तो हमारे पास यहां से करंट अगर ऐसे आ गया ना, तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकता हूं I इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर
राइट, आई इंटू पाई इंटू एक मिनट सॉरी आर आई लिखना था ना, राइट। तो आई की वैल्यू को क्या पुट करना है, दैट इज ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई R1 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर। एक पाई यहां से साफ साफ दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है, जो बोल रहे हैं हम लोग लिखते जा रहे हैं, देखें क्या होता है, एक R1 कैंसिल हो गया और म्यू की वैल्यू आ गई ई वी R1 डिवाइडेड बाई 2। अब करना क्या है, हमें ये नहीं पता था, इन्हीं की वैल्यू निकाल लेनी, उसके लिए है ना हमारे पास डेटा। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि b इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू को 1 लिख देंगे, दिस विल बी s डिवाइडेड बाई e। ओके, और अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एक बात हम और भी लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू m v डिवाइडेड बाई क्यू बी, और q का मतलब इधर। एक्चुअली में रिक्वायरमेंट किसकी, हमारे पास रिक्वायरमेंट है VR1 की, तो VR1 की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे किया जाए, और हमारे पास रिजल्ट यहां पर ये दो लिखे हुए हैं, तो V मल्टीप्लाइड बाई R1 लिखना है, तो क्या कर सकते हैं अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें VR1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो हाउ दिस इज पॉसिबल, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, b इंटू पाई इंटू R1 इंटू R1 एंड दैट इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई e, और एक R1 की वैल्यू यहां से पुट कर देते, इस वाले से इसमें पुट कर देते हैं। नाउ दिस विल बी b इंटू पाई इंटू R1, और एक R1 को लिख देंगे क्या, दैट इज mv डिवाइडेड बाई e इंटू, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई e। अब यहां से काफी कुछ तो मैं दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है और हमारे मतलब की चीजें बन रही, तो b और b कैंसिल हो रहा है, e और e कैंसिल हो रहा है, और mv की सॉरी हमें क्या निकालना था, R1 इंटू वी, तो R1 इंटू वी की वैल्यू मिल रही है, कितना मिल रहा है, R1 इंटू वी, राइट पर तो h पहले से ही था, और R1 भी अगर हटा देंगे तो क्या क्या आने वाला है, एक तो मास आने वाला है और एक पाई आने वाला है, मतलब m और पाई। इस R1 इंटू वी की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ था क्या, e डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटू h डिवाइडेड बाई पाई इंटू m, इसका मतलब es डिवाइडेड बाई 2 पाई m, es डिवाइडेड बाई 2 पाई m, इट मींस C पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब किसको ये क्वेश्चन इजी लगेगा और किसको डिफिकल्ट लगेगा, जिसने बोहर मॉडल सॉल्व किया होगा ना, तो उसने भी दो इक्वेशंस लिखी होंगी, एक इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की लिखी होगी mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और एक इक्वेशन लिखी होगी कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो क्या फर्क पड़ता है, कूलाम्बिक की जगह मैग्नेटिक दे रहे, वो तो खुद ही दे रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम वो वाली इक्वेशन लिखते हैं। बात समझ में आई, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इट विल टेक टाइम, तो ठीक है, कोई 50 सेकंड लेता है, कोई 30, तो अगर वो 1.5-2 मिनट भी ले जाता है ना, देन इट्स फाइन। हाँ, पैनिक होंगे तो नहीं आएगा, वहां सोचना पड़े कौन सी वैल्यू उठानी, कहां पे रखनी है, तो शायद इजिली उन लोगों का आंसर आ जाता है। जो पैनिक होते हैं